बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वक़ार है। आज की जो हमारी वीडियो है, ये बेसिकली पीपीएससी ने असिस्टेंट एसएंड जीएडी एंड पंजाब पुलिस पे ना एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है। एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेज़, जिन लोगों ने आज ये पेपर दिया है, अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाब करे। और दूसरी बात ये है कि आपका ये जो प्रोसेस है, ये इस एग्ज़ाम को एस करने के बाद या इस एग्ज़ाम देने के बाद रुक नहीं जाता, क्योंकि आप लोग जो है ना बेसिकली जिनका पास होगा तो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। जॉब हो भी गई तो और अच्छी जॉब्स के लिए स्ट्राइव कर रहे होते हैं लोग। तो तैयारी का प्रोसेस जो है पीपीएससी में, चाहे वो एक स्टूडेंट है या जॉबियन है, मेरे हिसाब से दोनों के लिए चलता रहता है। आप में से वो लोग जो विलिंग हों इस तैयारी के प्रोसेस को निखारने के लिए, इसमें थोड़ा-सा जो है ना चार्म पैदा करने के लिए, तो उस मकसद के लिए हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आज ही उसका सेमिनार है हमारे न्यू सेशन का। आप लोग वो भी ज़रूर जॉइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप लोग कैसे तैयारी करते हैं, हम लोग किस तरह से तैयारी कराते हैं। और आप लोग चाहें और आप में से जो लोग विलिंग हैं, वो हमारे सेशन को जॉइन भी कर सकते हैं। चलिए खैर, बातें तो होती रहेंगी हमारी वीडियो में, तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। ये मॉर्निंग पेपर का पार्ट 2 है, उसको आइए डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग में मैं पहले कुछ सवाल आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ और ये उसका पार्ट बी है, तो जो सवाल रह गए थे वो इसमें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज थीम अप्लाई टू द स्लाइड अंडर विच टैब। तो इसका जो सही जवाब है हमारे पास वो बेसिकली है हमारे पास डिजाइन टैब। सॉरी, अच्छा, जब कभी भी हम स्लाइड्स खोलते हैं तो उसके नीचे ना एक टैब का ऑप्शन आ रहा होता है, डिजाइन टैब का। तो वहां हमें डिफरेंट जो टैब्स है थीम के हवाले से वो देखने को मिलती हैं। तो सही ऑप्शन जो था वो डिजाइन टैब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुल्ला वजी ने सब बेरस किसके कहने पर लिखी। ये मैं मॉर्निंग में डिस्कस कर चुका हूं। अब्दुल्ला कुतुब शाह, मैंने ये भी बताया कि सिंध के अंदर, सॉरी, सब कॉन्टिनेंट के अंदर हैदराबाद, आज इंडिया का जो हैदराबाद है, वहां पर जो है ना बेसिकली एक रूलर था अब्दुल्ला कुतुब शाह। उसने मुल्ला वजी से कहा था कि आप सब रस लिखो। तो मुल्ला वजी ने लिखी है, किसने उसे कहा था? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। यह मॉर्निंग में डिस्कस कर चुके हैं, सो इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। वो कहता है द पर्सन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी इज कॉल्ड एज मर्सनरी। ऐसी फौज को भी मर्सनरीज बोला जाता है जो पे लेकर या पैसों के लिए जंग लड़ते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन था दैट वाज मर्सनरी, यानी कि पैसे लेकर अगर कोई बंदा लड़ता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मर्सनरी कहते हैं। ये भी आसान सवाल था कि प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? पैगाम पहुंचाने वाला। इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं? मैसेंजर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गजवा मोता में सलार कौन थे? बेसिकली 3 सलार चेंज हुए हैं और चौथे जो है वो खालिद बिन वलीद थे। हजरत जैद बिन हारिस, दूसरे नंबर पे हजरत जाफिर तैयार, ये भी शहीद हो गए। तीसरे नंबर पे अब्दुल्ला बिन रवा, ये भी जब शहीद हो गए तो उसके बाद, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको सरिया मौता के ऊपर भेजा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताया था कि अगर हजरत जैद बिन हारिस शहीद हो जाए तो कमांड हजरत जाफिर बिन तैयार संभालेंगे, हजरत जाफिर तैयार शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवा संभालेंगे। जब ये तीनों शहीद हो गए तो उसके बाद जो है ना मुसलमानों ने डिसाइड किया कि अब कमांड किसको देनी है? हजरत खालिद बिन वलीद को। और उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने जंग लड़ी उन्हीं रोमन्स के खिलाफ, क्योंकि गज़वा मोता जो है वो रोमन्स के खिलाफ था। बेजेंटीनियन एम्पायर और रोमन एम्पायर सेम टर्म यूज करते हैं हम उनके लिए, क्योंकि बजंतीनी जो है ना वो कुस्तुनतुनिया में बैठते थे, उनको हेड रोमन्स करते थे। तो रोमन्स के खिलाफ लड़ा गया है गज़वा मोता। हजरत खालिद बिन वलीद ने कमांड संभाली, उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया कि रोमन दोबारा जंग लड़ने के लिए अरब की सरजमीन पे नहीं उतरे नीचे। यहीं पर हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लकब भी मिला था। नबी वसल्लम ने कहा था कि अब कमांड अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के पास है। तो खालिद बिन वलीद तब क्या संभाल रहे थे? कमांड संभाल रहे थे। हजरत जाफिर को हजरत अली के भाई थे, तैयार का लकब इसी में मिला था क्योंकि उनके दोनों बाजू कट गए थे। नबी वसल्लम ने उनके बारे में मैंने कहा था कि जाफिर को मैंने देखा है आसमान पे, अल्लाह ताला ने उनको 2 पर अता किए।
तो हजरत जाफिर हजरत अली के भाई, उनको तैयार का लक़ब भी इसी के अंदर ग़ज़वा मौता में मिला है। चलें, इसका जो मेन बेसिकली था सलार, वो हजरत ज़ैद बिन हारिस थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद अल फिरदौसी पोएट वाज, बेसिकली अल फिरदौसी जो है ना पर्शियन पोएट है, क्योंकि अल फिरदौसी का पूरा नाम है अबू अल कासिम अल फिरदौसी तूसी। तो तूसी से मतलब ये है कि ये तूस में पैदा हुए। तूस का इलाका जो है वो ईरान के अंदर है। तो फिरदौसी जो है वो बेसिकली कहाँ के पोएट है? ईरान के। इसके अलावा ये भी एमसीक्यूज पूछता है कमीशन इसके ऊपर कि फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी? शाहनामा। और फिरदौसी का दौर वही है क्योंकि ये 940 में पैदा हुए, जिस दौर में महमूद गजनवी ऊपर अफगानिस्तान को हेड कर रहा था। तो फिरदौसी ने महमूद गजनवी के दरबार में भी काम किया है। अल बैरूनी ने, फिरदौसी ने, क्योंकि महमूद गजनवी ने फिरदौसी को किडनैप करवा लिया था। अब महमूद गजनवी को किडनैपर्स ऑफ स्कॉलर्स भी कहते हैं। उसको शौक था कि सारे स्कॉलर्स उसके दरबार में काम करें, तो फिरदौसी को उसने अगवा किया। अल बैरूनी उसके दरबार में काम करता था। हजरत दाता गंज बख्श लाहौर वाले अली हिजवेरी, वो भी इसी के साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ। एनी हाउ, आपका जो ऑप्शन था वो क्या था? पर्शियन, क्योंकि ये ईरान के अंदर पैदा हुआ था, तो उसमें 940 के अंदर। नेक्स्ट था कि हाउ मेनी रेफरी इन बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर टोटल जो रेफरीज है ना वो क्या करते हैं? 4 हैं, वो काम करते हैं। बाज़ औक़ात गूगल आपको 3 भी शो कर रहा होता है, लेकिन इस आपके पेपर के अंदर जो सही ऑप्शन था दैट वाज 4 के 4 रेफरी जो हैं वो कहाँ पर काम करते हैं? बास्केटबॉल के कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का रिपीटेड है सी लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय, तो डेनिस एम रिची वो बंदा है जिसने कंप्यूटर की सी लैंग्वेज क्या की है? इन्वेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90% कार्बन एंड रेजिड्यूअल इज, तो उसका सही ऑप्शन जो था आपके पेपर में वो था बेसिकली कोक। कोक वो है जिसमें 90% कार्बन और क्या होते हैं? रेजिड्यूअल्स होते हैं। एनालॉजी उसने पूछी हुई थी प्राइड लायन, तो इसका जो सही जवाब बनता था वो पैक और वॉल्व्स का बनता था। जैसे आप टर्म्स यूज करते हो, हम कैटल्स जो होते हैं उनके लिए क्या लफ्ज यूज करते हैं? हर्ड ऑफ कैटल। कि कैटल्स का अगर ग्रोह हो, मतलब कि ढेर सारे जानवर हो, तो उसके लिए हम हर्ड की टर्म यूज करते हैं। इसी तरह से अगर लायन, उनका झुंड हो, ढेर सारे शेर एक ही जगह पे जमा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं। इसी तरह से भेड़िए अगर ढेर सारे जमा हो, वॉल्व्स एक ही जगह पे, तो हम उनके लिए टर्म यूज करते हैं पैक ऑफ वॉल्व्स। यानी कि 10-12 भेड़िए एक ही जगह पे जमा है तो हम उसको क्या कहते हैं? पैक ऑफ वॉल्व्स। अगर शेर जमा होंगे तो प्राइड ऑफ वॉल्व्स, अगर कैटल जमा होंगे तो हम हर्ड यूज करते हैं। तो उसी सेंस पे था कि प्राइड क्या है? लायन से बनता है, तो पैक्स किससे बनते हैं? वॉल्व्स से बनते होते हैं। कि वॉल्व्स इकट्ठे होते हैं तो पैक कहते हैं हम उसको, लायन इकट्ठे होते हैं तो प्राइड कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने पूछा कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 कितने सालों के लिए बनाई गई? तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो 4 सालों के लिए बनाई गई है। 2022 से 2026 पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि एक्सटेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई। इससे पहले शुरू तो हुई है एपीएस अटैक के बाद, लेकिन इतनी एक्सटेंसिव नहीं बनाई गई जो 2021 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि विच कार्ड इज यूज टू सस्पेंड अ प्लेयर परमानेंटली। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारे पास क्या है? बेसिकली रेड कार्ड। जिस प्लेयर को रेड कार्ड दिखा दिया है उसको मैच से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है। गजवा बनु कुरैजा में सालसी के लिए किस सहाबी का कहा गया था? गजवा बनु कुरैजा के लोगों ने खुद कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारा फैसला साथ इब्ने माज करेंगे, क्योंकि बनु कुरैजा जो है वो 3 यहूदी कबाइल में से है। जैसे मैं कहूं बनु कैनका, बनु नुज़ैर और बनु कुरैजा, इन तीनों कबाइल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकाला है इनकी अपनी हरकतों की वजह से। तो जो लास्ट में निकाले गए बनु कुरैजा के लोग, इन्होंने गज़वा अहज़ाब में मुसलमानों का साथ नहीं दिया था और बिट्रे किया था, बल्कि
मिसाक मदीना में ये एग्रीमेंट था कि मुसलमानों का साथ देंगे, तो इन्होंने कुरैश मक्का का साथ दिया। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरीके से डिफेंस कर लिया, ग़ज़वा अहज़ाब में मुसलमान विक्टोरियस ठहरे, तो उसके बाद जो है ना इनको वहाँ से निकालना था। इन लोगों ने फैसला किया, बनु कुरैज़ा के लोगों ने, कि हमारा फैसला साद इब्न माज़ करेंगे। साद इब्न माज़ को बुलाया गया, उन्होंने जो फैसला सुनाया, इनको था कि बनु कुरैज़ा के लोगों को था वो हमारे साथ रहम का मामला करेंगे, लेकिन साद इब्न माज़ ने कहा था इन सब लोगों की गर्दनें उड़ा दो। तो चुनाचे सब लोगों को मारा गया था साद इब्न माज़ के कहने पे। उन्होंने खुद चुना था कि हमारा फैसला साद इब्न माज़ करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या था, साद इब्न माज़ था। नेक्स्ट है कि द्रावड़ फोर्ट इज इन विच डेजर्ट। तो द्रावड़ फोर्ट जो है ना बेसिकली चोलिस्तान में है। चोलिस्तान पे सुबह में भी पूछा हुआ था, इसका दूसरा नाम हम इसको क्या कहते हैं, रोही। ये जो द्रावड़ फोर्ट की अब बात कर रहा हूं, द्रावड़ फोर्ट जो है ना डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में आता है। चोलिस्तान भी, बहावलपुर, रहीम यार खान, यही इन इलाकों में आता है। तो द्रावड़ फोर्ट जो है ना डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, इसकी तहसील अहमदपुर है, वहां पर आता है। वहां से तकरीबन कोई 20-22 किलोमीटर के फासले पर है। और द्रावड़ फोर्ट को जो है 9th सेंचुरी में राजा जज्जा भुट्टा उसने क्या किया था, तामीर किया था। तो द्रावड़ फोर्ट जो है ना वो किस डेजर्ट में है, चोलिस्तान, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट, अहमदपुर तहसील, 9th सेंचुरी, बनाने वाला राजा जज्जा भुट्टा, उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास वो है शहाबुद्दीन गौरी किल्ड बाय विच कास्ट। तो ये बेसिकली खोखर के जो है ना उनसे मारा गया था। खोखर जो है वो हिंदू ट्राइब था और शहाबुद्दीन गौरी को मारा गया था जेहलम के मकाम पर। अगर एमसीक्यूज आए तो जेहलम में ही उनका टॉम्ब है, यानी कि शहाबुद्दीन गौरी का जो मकबरा है वो क्या है, जेहलम के अंदर। और हिंदू ट्राइब है खोखर, उन्होंने मारा था। तो आपका सही ऑप्शन क्या था, खोखर। मारा इसको कब गया था, 1206 के अंदर। तभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके बाद लाहौर के अंदर, दिल्ली के अंदर अपनी सल्तनत की क्या रखी थी, बुनियाद रखी थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक शहाबुद्दीन गौरी का गुलाम था। तो 1206 जेलम में मारा गया। मारने वाले खोखर थे, ट्राइब उनका हिंदू था। आज भी शहाबुद्दीन गौरी की जो टॉम्ब है वो जेलम में है। नेक्स्ट था कि ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए क्या चीज हम यूज करते हैं, तो वो है हमारे पास ईईजी। ईईजी से मुराद है इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफी। ये एपिलिप्सी या ब्रेन की जो कंडीशंस है उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईईजी यूज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ईईजी था। एसीजी जो है ना वो हार्ट के लिए यूज करते हैं, दिल के लिए, कार्डियोग्राफी कहलाती है वो। मॉर्निंग में भी, मतलब कि मॉर्निंग का पेपर है, दोनों सवाल पूछे हुए थे कि मुझे यूएन के जो है ना मेंबर्स बताएं। यूएन के 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, मैंने पहली वीडियो में बताया, और 10 जो हैं उसके क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और इनकी प्रेसिडेंशियलशिप जो है ना वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और 5 ये जो कंट्रीज हैं ये फाउंडिंग फादर्स हैं यूएन की, इस वजह से ये परमानेंट मेंबर्स आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। वेदर दीज कॉस्ट्यूम्स आर वेरी कॉस्टली। यहाँ पर जो कॉस्टली है वो क्या है, कॉस्टली जो है वो एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये कॉस्टली किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, कॉस्ट्यूम्स के बारे में, कपड़ों के बारे में। और ये जो है कॉस्ट्यूम्स, ये हमारे पास क्या है, नाउन। ऐसी चीज जो नाउन को क्वालिफाई करे। मैं कहूँ ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, आमना इज ब्यूटीफुल, तो आमना को क्वालिफाई कर रहा है, आमना की सिफत बयान कर रहा है, क्या चीज, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव को बोलते हैं इसमें सिफ्त, यानी कि किसी चीज की सिफत बयान करना। तो कॉस्ट्यूम्स की सिफत अच्छी बुरी क्या है कि वो महंगे हैं। तो यहां पर ये जो कॉस्टली था वो हमारे पास क्या था, एडजेक्टिव था। नेक्स्ट चलते हैं, हंग अगेंस्ट द वॉल। यहां पर ये जो अगेंस्ट है ये हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है। अगेंस्ट क्या यूज हुआ है, एज अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो नाउन से पहले प्लेस किए जाए। वॉल जो है हमारे पास नाउन है। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन यही होती है कि वो किससे पहले लगाए जाते हैं, नाउन से पहले प्लेस किए जाते हैं। तो अगेंस्ट जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, प्रेपोजिशन बनेगा। उन नाउन से पहले कोई और लफ्ज भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इनको मोस्टली नाउन से पहले प्लेस किया जाएगा। इनकी इन अगेंस्ट के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर होता है। लास्ट बैटल ऑफ मैसूर इन विच ईयर।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो अप्रैल 5 से लेकर मई 4 तक था, 1799। इसी वॉर के अंदर टीपू सुल्तान मारा गया था। टीपू सुल्तान को कहते थे टाइगर ऑफ मैसूर। तो कभी कभी एमसीक्यूज बीपीएससी वाला ऐसे भी पूछता है कि टीपू सुल्तान कब शहीद हुआ, तो 1799, यानी कि उसको कब मर्टायर किया गया, 1799, और वही लास्ट मैसूर वॉर थी। ये जो लास्ट मैसूर वॉर थी ये अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की थी, उसके खिलाफ थी। और टीपू सुल्तान का साथ दे रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस, क्योंकि फ्रांस और यूके आपस में लड़ते रहते थे। तो इन दोनों को शिकस्त हुई, जैसे टीपू सुल्तान को भी, ईस्ट इंडिया फ्रांस को भी। और जीतने वाली कौन थी? ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी थी। तो 1799 लास्ट मैसूर वॉर। नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है मुतरादिफ की तारीफ करें। उसमें यह था कि हम यानी अल्फाज को हम क्या बोलते हैं, मुतरादिफ बोलते हैं। जैसे मैं कहूं सूरज और साथ में कहूं शम्स, जैसे मैं कहूं लैल और साथ में कहूं रात, तो ये एक जैसे है ना। तो हम जो मुतरादिफ अल्फाज वो होते हैं जो क्या होते हैं, हम मायने होते हैं, जिनका मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, मुफरद बहरों की तादाद कितनी होती है? पोइट्री के अंदर, शायरी के अंदर जो मुफरद बहरें होती हैं उनकी तादाद जो होती है वो हमारे पास क्या है, 7 होती है। तो इसका सही ऑप्शन जो था पेपर में वो क्या था, 7 था। फिर एक शेर आया था, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये शेर किसका है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीपीएससी में आता रहता है। अब्दुल मजीद सालिक, अब्दुल मजीद सालिक का शेर है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नेक्स्ट है अमजद इस्लाम अमजद की नज़म ऑटोग्राफ, ये उनकी बड़ी मशहूर नज़म है, ये क्रिकेट के ऊपर है ऑटोग्राफ। और जिस पर्सनैलिटी के बारे में लिखी गई है उसका नाम है फजल मोहम्मद, वो क्रिकेटर थे। फजल मोहम्मद की पर्सनैलिटी पे अमजद इस्लाम अमजद ने एक पोएम लिखी जिसका नाम क्या है, ऑटोग्राफ। तो फजल मोहम्मद इसका सही ऑप्शन। मुट्ठी गर्म करना बहुत आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब है रिश्वत देना। वहां पर लेने का भी ऑप्शन था, लेकिन मुट्ठी गर्म करना का मतलब क्या होता है, किसी को रिश्वत देना, टू ब्राइब। In 1933, UK government published which color of paper? 1935 गवर्नमेंट एक्ट। तो उससे पहले यूके की गवर्नमेंट ने व्हाइट पेपर दिया था। व्हाइट पेपर ये था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, आप लोग सारे जानते होंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 हुई हैं 1930 से लेकर 1932। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस वजह से की गई कि उन्होंने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गोरू ने सब कॉन्टिनेंट के लोगों को, जैसे गांधी था, कायदे आजम था, अलामा इकबाल था, इन लोगों को बुलाया कि आओ आपके सब कॉन्टिनेंट के बारे में हम कानून बनाने लगे हैं। तो कैसा कानून बना है, क्योंकि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट दिया 1935। तो सारे लोग वहां पर जमा थे। लंबी डिस्कशन होने के बाद जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो 1933 उन्होंने व्हाइट पेपर दिया। उस व्हाइट पेपर ने प्रीफेस समझ लें, दिबाचा समझ लें, फर्स्ट स्टेप समझ लें। उसी व्हाइट पेपर की बुनियाद पे 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, 2 दिए गए थे, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट एंड बर्मा गवर्नमेंट एक्ट 1935 दिया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो हमारे पास क्या था, व्हाइट पेपर था। फिर इससे रिलेटेड वो ये भी पूछ लेता है कि गांधी साहब किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं थे? तो गांधी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं था, अलामा इकबाल पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं था। ये भी रेलिवेंट एमसीक्यूज ना पीपीएससी में देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक सीरीज दी हुई थी उसने 5, 13, 25, 41, 61, और उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल ऑप्शन बनता है वो बनता है 85। क्योंकि देखिए उसने पहले 8 जमा किया, फिर उसके बाद 12 जमा किया, फिर उसके बाद 16 को जमा किया, फिर उसके बाद उसने 20 को जमा किया। अब वो जमा क्या करेगा, 24, 4 + 1 5, 6 + 2 8, यानी कि 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इस तरह से वो इसमें क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था, लार्जेस्ट लेक इन ईस्ट एशिया। तो किंगशी लेक चाइना के अंदर है, किंगहाई उनका जो है सूबा है वहां पर मौजूद है। ये ईस्ट की या चाइना की जो सबसे बड़ी लेक है ही क्या है, ये किंगशी लेक चाइना की लार्जेस्ट लेक है। तो उस ऑप्शंस के मुताबिक जो उसने आपको दिए हुए थे, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है तो ईस्ट की तरफ भी जाता है, तो ईस्ट एशिया में
जो सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी है? किंगशी लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ ए गेट्स मोर देन बी एंड सी गेट्स ट्वाइस ऑफ ए, टोटल वैल्यू इज 255, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। उसका जो सही जवाब था वो क्या बनता था? 140। अब देखें, वो कहता है कि ए गेट्स मोर देन बी, यानी कि बी प्लस 5, 5 मोर देन बी है ना, बी से 5 ज्यादा ले रहा है ए, और सी जो है ना वो ट्वाइस लेता है। ट्वाइस का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस ऑफ ए, 2 मल्टीप्लाई बाई ए। अगर टोटल वैल्यू इसके बराबर है, टोटल वैल्यू का मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 255। डन। तो अगर मैं इसको लिखूं, ए की वैल्यू ऐसे लिखूं, मैं तीनों वैल्यू को सेम कर लूं। अब देखिए, मैं यहां से बी की वैल्यू निकाल लेता हूं, बी इज इक्वल टू ए माइनस 5। तो बी की जगह मैं a माइनस 5 लिखूं। सी उसने हमें बताया हुआ है किसके बराबर है? 2a के बराबर है, इज इक्वल टू 255 के। चलिए जी, मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, b की वैल्यू पुट की है, b की वैल्यू और c की वैल्यू। c किसके बराबर था? 2a के, और a जो है वो b प्लस 5 के बराबर था। तो b किसके बराबर हो जाएगा? 5 प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस होगा, a माइनस 5। तो a प्लस a, 2a प्लस 2a 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 255। अब मैं 5 को उधर ले जाऊंगा, 4a इज इक्वल टू 255 माइनस 5 उधर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा, ये बनेगा 260। 4a इधर आ जाएगा, दोनों तरफ मैं 4a को डिवाइड करता हूं, या 4a इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 6 4 आर 24, 20 हो जाएगा, 6 5 आर 20, 65। तो a जो है वो हमारे पास किसके बराबर आया? 65 के। उसने किसकी वैल्यू पूछी है? c की। हमने c को किसके बराबर लिखा है? c इज इक्वल टू 2a के बराबर, 2 मल्टीप्लाई बाई a। अब a की वैल्यू हमें मालूम हो गई है, वो कितनी है? 65। 2 मल्टीप्लाई बाई 65, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा? 130 के। इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास? 130 बनेगा। इसका सही ऑप्शन जो है हमारे पास कितना बनेगा? 130। अच्छा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जवाब गलत दिया हुआ था 140, इसका सही आंसर जो है हमारे पास कितना बनेगा? 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है इफ द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 130 एंड देयर डिफरेंस इज 68, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? ये भी आसान है, एडिशन ऑफ टू नंबर। मैं कहता हूं लेट एक नंबर हमारे पास x है, दूसरा y है। वो कहता है x प्लस y, एडिशन ऑफ टू नंबर्स कितना है? 138, एंड देयर डिफरेंस इज 68, x माइनस y इज इक्वल टू 68। तो कहता है कि व्हाट इज दिस स्मॉलर नंबर, इसका छोटा नंबर मालूम करें। तो देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को ना हम ऐड कर लेते हैं, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ये प्लस का y है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस 1 2x इज इक्वल टू, इनको हम ऐड करते हैं, 8 प्लस 8 16, 1 कैरी करूंगा, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 1 कैरी हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। दोनों तरफ मैं 2 को क्या करता हूं? डिवाइड। 103, क्योंकि 103 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 206 आएगा। तो हमारे पास x की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है? 103। अब उसने हमसे क्या पूछा है? स्मॉलर नंबर पूछा है। इसी पहली इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 138। x की वैल्यू 103 है, प्लस y इज इक्वल टू 138। y इज इक्वल टू 103 को उधर ले जाएंगे, 138 माइनस 103, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा? 8 में से 3 को माइनस करूं तो 5, 3 वैसे आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा। छोटा नंबर 35 है, बड़ा नंबर 103 है। तो उसने हमसे कौन सा पूछा हुआ था? स्मॉलर नंबर पूछा हुआ था। तो स्मॉलर नंबर हमारे पास 35। इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या बनेगा? 35। अब इसको देखिए, वो कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज ए टू बी इज 203 किलोमीटर्स। डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है? 203 किलोमीटर है। एंड अ ट्रेन टेक्स 3.5 आवर्स, 3 into 1/5 आवर्स टू कवर इट। टाइम जो ले रही है ट्रेन वो कितना ले रही है? 3 into 1/2 का मतलब कितना है? 3 2s are 6 प्लस 1
7/2 लिखूं या इसको 3.5 आवर्स लिखूं, मेरी अपनी मर्जी। डन। अच्छा, अब इतने घंटे ले रही है, वो कहता है उसकी स्पीड बताएं, यानी कि उसका रेट बताएं। आप कोई फार्मूला लगाओ, D इज इक्वल टू आर टी वाला, S इज इक्वल टू, आप फिजिक्स में पढ़ते थे वी टी। S जो है फासला है, V उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है, T उसका क्या है, टाइम। दोनों सेम है, तो इन्हीं फार्मूले के मुताबिक इसको हल कर लेते हैं। डिस्टेंस कितना है, 203 किलोमीटर। उसका रेट या स्पीड, ये V जो हमने मालूम करनी है, इसकी जगह जो मैं वैसे ही रेट लिख देता हूँ। टाइम हमारे पास 7/2 घंटे ले रही है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर इसने डिवाइड होना है। 203, 2 डिवाइड हो रहा था, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 आर से मल्टीप्लाई हो रहा था, आकर डिवाइड हो जाए। अब हम इसको कैंसिल करते हैं। 7 2s आर 14, 6 बचेगा तो 63 बनाएगा। 6 9s आर कितना आएगा, 63। तो 29 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 58। तो इसका मतलब है उसकी जो स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर है। एक घंटे में 58 किलोमीटर वो क्या कर रही है, तय कर रही है। तो इसका सही आंसर पेपर में क्या था, 58 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हेन मुस्लिम लीग फाउंडेड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ना, दिसंबर 30, 1906 में कायम हुई। वो ये भी पूछता है किस मकाम पर कायम हुई, तो ढाका। किसकी कोशिशों से, कौन था जिसने ये आइडिया दिया, नवाब सलीमुल्लाह खां। अगर उसको ख्वाजा सलीमुल्लाह लिखे तो भी ठीक है, उसके कहने पे सारा खर्चा उसने उठाया, बुलाया उसने ढाका में। ढाका में जिस बिल्डिंग में बनाई गई उसको कहते हैं इसरा बिल्डिंग। उसको क्या बोलते हैं, इसरा बिल्डिंग। वहां पर जो है ना ये मुनक्किद किया गया, मतलब कि कट किया गया मुसलमानों का। और जिस बंदे ने मुस्लिम लीग को नाम दिया उसका नाम था मियां मोहम्मद शफी, वो पंजाब से थे। तो बाद में कैद से लड़ पड़ते हैं और अपनी शफी लीग अलहदा बना लेते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम जो है वो मियां मोहम्मद शफी ने जो है ना तजवीज़ किया कि हम अपनी इस मुस्लिम पार्टी का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसका पहला प्रेसिडेंट ख्वाजा कह रहा हूँ, आगा खान को बनाया गया, इसका जो पहला प्रेसिडेंट था। डन। उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो दिसंबर 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम चेंज करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग रखा गया। दिसंबर 1947 में इसका नाम क्या रखा गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और आपका जो सही जवाब था वो दिसंबर 1906 था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई। फिर वो कहता है कि चश्मा बराज ऑन विच रिवर इन विच सिटी। तो चश्मा बराज जो है वो इंडस के ऊपर है और मियाँ वाली के पास है। डन। तो इसका सही जवाब मियाँ वाली इंडस के ऊपर 6 बैराज बनाए गए हैं और जिनमें से एक कौन सा है, इंडस बैराज है, सॉरी इंडस रिवर के ऊपर 6 बैराज, जिसमें से एक कौन सा है, चश्मा बैराज है। नेक्स्ट चलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। करेंसी ऑफ टर्की जो है वो कहाँ, उसका नाम क्या है, लीरा। आप लोग सारे जानते होंगे, बार बार पूछा जाता है ये। फिर है ट्रांसलेट बावसूख जराए से। ये बेसिकली इडियोमेटिक एक्सप्रेशन उर्दू में दिया गया था और कहा गया था कि इसी इंग्लिश बताएं। तो ये इसकी सही इंग्लिश जो है स्ट्रेट, ये इन्होंने फॉर्म लिखा है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्स माउथ। इसका मतलब होता है किसी पर्टिनेंट फर्म सोर्स से किसी बात का पता चलना, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्स माउथ। ये पहले भी आ चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये तहसीलदार के पेपर में पूछा गया था पिछले साल। उसके बाद है मनी मेक्स। ये एक ज़रबुल मिसल है कि मनी मेक्स द मेयर गो। दुनिया पैसे पे चलती है, पैसा है तो घोड़ा भी दौड़ता है, तो मनी मेक्स द मेयर गो। फिफ्थ है एमसीक्यूज, इफ आई हैड लिसन्ड द वेदर फोरकास्ट आई स्टे, इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पर, आई स्टे एट होम। तो आई स्टे नहीं आएगा, आई वुड हैव स्टेड आएगा या आई वुड हैव नॉट स्टेड। ये आप अपने ऑप्शन के मुताबिक देख लोगे। इसकी कंडीशन बता देता हूं, ये बेसिकली थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ के बाद अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो, अकेला हैड नहीं,
अकेला हैड नहीं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो आगे आप जो है ना वो लगाते हो वुड हैव या शुड हैव। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है सवाल के मुताबिक, तो यहाँ पर वुड हैव आना है, नॉट लगे या ना लगे वो एक अलग इशू है। तो वुड हैव वाला ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। फिर है कि ऐसा फेल जो हाल और मुस्तकबिल दोनों का इस्तेमाल हो, हम उसे फेल मजारे कहते हैं। फेल मजारे जो है उसके अंदर दोनों तरह की रगबत पाई जाती है, यानी कि काम ऐसे बताया जाता है जो हाल में भी हो और मुस्तकबिल में भी चलता रहेगा। जैसे मैं कहूं असलम खाना खाए, हमीद सोए, राशिदा किताब पढ़े। अब ये जो पढ़े है, खाए है, सोए है, ये आते हैं फेल मजारे में। अब देखें सेफर, मैं कहता हूं असलम सबक पढ़े, तो इसका मतलब है अब भी पढ़े और बैठ के पढ़ता भी रहे, बात मुस्तकबिल में भी जा रही है और हाल से शुरू भी हो रही है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, फेल मजारे। ऐसा फेल जो हाल और मुस्तकबिल दोनों को जाहिर करे, हम उसे क्या कहते हैं, फेल मजारे। मैंने असलम खाना खाए, हम सोए, राशिदा किताब पढ़े, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट टाइम एंड डेट के लिए नौ और उसके आगे जो है ना ब्रैकेट्स होती हैं, ये लगाते हैं तो क्या करते हैं हम, टाइम और डेट को क्या करते हैं हम, इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट स्फिंक्स इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज बेसिकली गिजा, इजिप्ट के अंदर है। सवाल ये पैदा होता है कि ये ग्रेट स्फिंक्स है क्या। ग्रेट स्फिंक्स ऐसी क्रिएचर है जो शायद इंसानों में नहीं पाई जाती। इस स्फिंक्स के अंदर धड़ जो है वो शेर का है और चेहरा जो है वो इंसान का है। वो कहां पर बनाया गया है, गीजा के अंदर बनाया गया है, जिसको हम किस चीज का नाम देते हैं, ग्रेट स्फिंक्स का। यानी कि फेस जो है वो इंसानों वाला है और उसकी बॉडी जो है वो शेर वाली है। उसके बाद एक सेंटेंस करेक्शन पूछा हुआ था, ये भी बार बार रिपीट होता है, दी सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। सीनरीज नहीं होता, अकेला सीनरी होता है और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, उसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। सीनरी ऑफ कश्मीर इज प्लूरल, आर भी नहीं लगाते, सीनरीज भी नहीं लगाते। नोटिफिकेशन ऑफ 1 यूनिट डिसॉल्व इशूड ऑन विच मंथ, तो मार्च 1970, क्योंकि मार्च 1970 में LFO लगा था। LFO कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, देने वाला याह्या खान। याह्या खान ने दूसरी बार जब मार्शल लॉ लगाया तो डेट थी 23 मार्च 1969। उसने अयूब खान की हुकूमत खत्म कर दी थी। अयूब खान की हुकूमत खत्म करने के बाद एग्जैक्ट तकरीबन साल बाद उसने अपना एक LFO बन दिया कि हम अभी कानून तो कोई नहीं है पाकिस्तान में चलाने के लिए, पाकिस्तान को हम लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से चलाएंगे। और उसमें उसने क्या खत्म किया, 1 यूनिट प्लान। 1 यूनिट प्लान दिया गया था 1955। पाकिस्तान के सिर्फ 2 सूबे होंगे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ये पंजाब सिंध इस तरह के सूबे नहीं होंगे, बस 2 सूबे होंगे। इस चीज को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट प्लान। उसने LFO दिया, 1 यूनिट प्लान खत्म किया, यानी कि 2 सूबों वाला बहाल किया, वैसे से 4 से 5 सूबे। और 1970 इसी LFO में बलोचिस्तान पाकिस्तान का सूबा भी बना। ये भी MCQs याद रखिएगा, प्रॉपरली पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान का बनता है 1970 इसी LFO में। उसके बाद जो हमारा आज का आखिरी सवाल है, ये एक उसने एक्सप्रेशन दिया हुआ था मैथमेटिकल और कहा हुआ था ये किसके बराबर है। पार्स का रूल ये होता है कि इसके ऊपर अपना 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो इसका मतलब ये होगा 2 की ताकत 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर 1 है। अगर 1 है तो इसको हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरह से 2 रेज़ टू पावर 2 की मजीद पावर लेगी है 4, तो इसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 4। इसका मतलब है पावर की जब पावर लेते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होती है। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 की ताकत 8, नो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 6, 2 रेज़ टू पावर, दूसरे का बनेगा 2 रेज़ टू पावर 1, तीसरे का बनेगा 2 रेज़ टू पावर 8। अब दोनों की बेस सेम है, 2 है, तो हम इनकी रूल होता है पावर्स को जो है ना जमा कर लेंगे। यानी कि 2 की ताकत 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की ताकत 2 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 2 1 2 आएगा, 2 की ताकत कितनी आएगी 8।
अब बेस सेम है तो मैं एक बार 2 लिखूंगा, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, 2 की ताकत 16, तो 65536 इसका क्या बनेगा, जवाब बनेगा। 2 रेज़ टू पावर 16 इसका क्या बनेगा, जवाब बनेगा। आज के सेशन में हमारे इतने ही एमसीक्यूज रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप सबके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और सेशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो हम में से एक्सटेंसिव तैयारी करना चाहता है, आज हमारा सेमिनार है, आप सारे उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर हमारी मेथोडोलॉजी और टीचिंग मेथड को देखिएगा। अगर आप विलिंग हुए तो हमारा सेशन भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।